देहरादून से उत्तराखंड के सरकारी ऑफिस के लिए एसओपी जारी हो गई है। अब बिना एंट्री दर्ज कराए कोई भी सरकारी ऑफिस में दखल नहीं कर पाएगा। इस एसओपी के तहत आम लोगों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही सरकारी और अनुबंधित कर्मचारियों को गले में आईडी कार्ड पहनना जरूरी होगा। चीफ सेक्रेटरी आनंद बर्धन ने ये एसओपी जारी की है। देहरादून में पिछले हफ्ते विधायकों के समर्थकों की मारपीट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के सरकारी ऑफिस के लिए ये एसओपी जारी की गई है। अनुपम त्रिवेदी जी उत्तराखंड एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुपम जी, सरकारी ऑफिस के लिए ये एसओपी जो जारी की गई है, क्या इसके मायने हैं और क्या समझा जाए इस खबर से? अनुपम जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। ये जो एसओपी जारी की गई है आम लोगों पर, जनप्रतिनिधियों पर लागू होगी। सरकारी कार्यालयों के लिए, सरकारी ऑफिसेज के लिए उत्तराखंड में किस तरह से देखा जाए इस एसओपी को? जी देखिए, जिस तरीके से पिछले हफ्ते यहाँ पर एक सरकारी दफ्तर में मारपीट हुई थी शिक्षा निदेशालय में, और विधायक उमेश शर्मा जो हैं देहरादून की रायपुर सीट से, उनके समर्थकों को उनकी मौजूदगी में ये मारपिटाई हुई वहां के डायरेक्टर के साथ। ये मामला काफी उछला है। आज विधायक ने माफी मांगी है। इसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल जो लगातार कर्मचारियों के मुख्यमंत्री से मिले और बाकी अफसरों से भी मिले, उन्होंने इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया कि भाई आए दिन की ये समस्या है, जनप्रतिनिधि सीधे ऑफिसों में आ जाते हैं, बाकी लोग आ जाते हैं और इस तरीके की कन्फ्रंटेशन की अक्सर नौबत आ जाती है और कई पर इस तरह के हाथापाई के भी मामले आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने इसमें आश्वासन दिया था कि कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, कुछ सिस्टम बनाया जाएगा ताकि कर्मचारियों के हितों को देखा जा सके, ऐसी नौबत नहीं आए। उसके बाद ही आज ये आदेश निकला कुछ देर पहले एसओपी का। एसओपी मतलब बिना के अपने पहचान पत्रों के कोई कर्मचारी ऑफिसों में यूं ही नहीं घूम सकेंगे। उनको अपने गले में आइडेंटिटी कार्ड लगाने होंगे, अपनी पहचान पत्र बनानी होगी, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो, दोनों के लिए लागू होगा। इसके अलावा जो उनसे मिलने जाएगा, कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के कोई किसी अधिकारी से नहीं मिल सकेगा। ये इसकी एक बड़ी बात है। अभी तक जो सीधे कर्मचारियों से मिलने कई बार आम लोग चले जाते थे और सुलभ हो भी जाते थे, कई अफसर हो भी जाते थे। डीएम ऑफिस में आप देखिए फरियादी अपनी शिकायत लेके आते हैं, लेकिन अब जो एसओपी के हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट लेके जाना होगा बकायदा, यानी कि अफसर की मर्जी पे अब निर्भर करेगा कि वो किसी को अपॉइंटमेंट दे ना दे। फरियादी की जो बात है वो कितनी पेंडिंग हो सकती है, कितनी लंबी खिंच सकती है, इसका कोई अब इसमें टाइमलाइन नहीं दी है। तो इसमें एक बड़ी दूसरी बात यह होगी। तीसरा ये होगा कि 2 से ज्यादा लोग अगर किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो ऐसे कक्ष में बैठेंगे जहाँ सीसीटीवी लगा होगा। बिना सीसीटीवी के अधिकारी बात किसी से नहीं करेंगे। इस तरीके के एसओपी की इसमें बात की गई है। खासकर जो डायरेक्टरेट के ऑफिस हैं, जो निदेशालय लेवल के अफसर हैं, ऑफिस हैं, वहां पर इसको मानकों को, एसओपी को, मानकों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। हर साल इनको ऑडिट होगा, सेफ्टी ऑडिट होगा, देखा जाएगा ये सेफ्टी ऑडिट पे खरे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, तो कहीं कोई कमी है तो वो दूर करी जाएगी। बैकअप रखा जाएगा, 90 दिन का फुटेज बैकअप रखा जाएगा। इस तरीके की काफी कुछ इसमें चीजें कही गई हैं। और अगर कोई बदतमीजी कोई किसी अधिकारी से करता है तो बीएनएस की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करने की उसमें बात कही गई है। जी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, अनुपम त्रिवेदी जी। देहरादून में शिक्षा निदेशालय में हुई मारपीट के मामले में बीजेपी के रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सार्वजनिक माफी मांग ली है। 4 दिन के बाद काऊ ने माफी मांगी और कहा कि उनके उद्देश्य सिर्फ स्कूल के नाम बदलने को लेकर जाना था। विधायक उमेश काऊ ने नौडियाल को अपना भाई बताया और कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। हालांकि विधायक काऊ ने यह भी साफ किया कि मुकदमा तभी वापस लिया जाएगा जब दूसरा पक्ष भी केस वापस लेगा। 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में उमेश शर्मा काऊ अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक समर्थकों ने नौडियाल के साथ मारपीट भी की है। मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते विवाद शांत करने का प्रयास किया। इस बीच जाने अनजाने में यह घटना हो गई, जिस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं और पहले भी मैंने खेद व्यक्त किया है। मेरे द्वारा जनहित के कार्यों में हमेशा अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मुझे मिला है और मैंने उन्हें दिया है। मैंने हमेशा अधिकारियों को उचित सम्मान दिया है। इसलिए शनिवार को हुई इस घटना पर मुझे बेहद अफसोस है, जिसके लिए मैं संबंधित पक्षों से माफी मांगता हूं।
बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर सहमति बनी। पिछले साल के मुकाबले इस साल बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इस साल 1.11 लाख करोड़ का बजट आने की संभावना है। UIIDB में 14 नए पदों को मंजूरी दी गई है। स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को मंजूरी दी गई। सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 मौन पालन नीति को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पाल पोषण अभियान के तहत 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का फैसला लिया गया। समान नागरिक संहिता के संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। शहरी विकास विभाग के तहत नगर निगम में पर्यावरण इंजीनियर के 11 पदों को भी मंजूरी दी गई है। देखिए, जनहित के तमाम मुद्दे थे, 32 मुद्दों पर चर्चा हुई और जनहित पे चर्चा के साथ साथ बजट को लेकर भी बातें हुई। बजट माननीय कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। जी हाँ, माननीय कैबिनेट ने बजट को अप्रूव किया और माननीय मुख्यमंत्री को उसमें कोई संशोधन होगा तो मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। हरिद्वार की खानपुर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। एक शादी समारोह में महिला डांसर पर नोट उड़ाते हुए उनका वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए। इसके बाद चैंपियन ने पलटवार किया। सवालों के घेरे में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ। उत्तराखंड की राजनीति में हरिद्वार के पूर्व बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल होकर सियासत में हलचल मचाए हुए है। वैसे भी कुंवर प्रणव सिंह विवादों के चैंपियन कहे जाते हैं। अब रुड़की के एक निजी शादी समारोह में महिला डांसर के प्रदर्शन के दौरान उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में चैंपियन डांसर पर नोट उड़ाते, मूंछों पर ताव देते और गाने राणा जी माफ करना पर मगन दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने चैंपियन के चरित्र पर उंगली उठाई और कहा कि ऐसे नेता समाज के लिए शर्मिंदगी हैं। आए हैं सब लोग, शाम को एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे से एक पार्टी की अपेक्षा की। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उस समय में उस पार्टी को अरेंज करने में मेरा अच्छा खासा धन भी खर्च हुआ और ऊपर से ये हमारे मित्र जिनके मन को रखने के लिए मैंने ये किया, वो तोहमत भी लगा। महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है। लोग गलदोच इधर तो भैया दूर बटे, अगर वो इन्हें दोनों तो लोग इन्हें बोले भैया के चक्कर में नहीं पड़ा, ये क्या ये पागलों के चक्कर में क्या पड़ रहा। तो इसलिए माफ करो मुझे, आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। वो जवाब देने योग्य नहीं है। उधर चैंपियन ने आक्रामक सफाई दी है और कहा है कि डांस देखने पर उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। याद करो गोदीहाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने। मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता। हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो शर्म करो, कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है। वे हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में, रिजाइन करना पड़ा था रो धो के विधानसभा में। ये विवाद उत्तराखंड की राजनीति में नया नहीं है। चैंपियन का नाम पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। मगरमच्छों पर गोली से लेकर फायरिंग तक, अब ये मामला बीजेपी कांग्रेस के बीच नया सियासी संग्राम का दौर शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चैंपियन मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बोलने से इनकार कर दिया और चुप्पी साध ली है। हालांकि बीजेपी महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि ये कोई पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि चैंपियन पहले कांग्रेस में ही थे तो वहां पर उनके नेताओं से संबंध रहे होंगे। वहीं दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो छींटे अपने ऊपर भी आएंगे। कहती हूँ कई चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार ऐसे होता है कि क्योंकि इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका जो भी वक्तव्य है मुझे लगता है उसको एक पर्सनल वक्तव्य के रूप में लेना चाहिए। और क्योंकि पहले वो वहीं थे तो उनके कई तरीके के संबंध रहे होंगे, लेकिन अब किसी भी चीज को चाहे इस तरफ से हो उस तरफ से हो, मैं आपसे कहूंगी कि अगर हम कीचड़ में पत्थर डालते हैं तो छींटे आते ही हैं अपने पे। उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर के प्राचीन अटरिया मां के मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले राजमिस्त्री शाहिद के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। शाहिद की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा और अन्य के खिलाफ बीएनएस के अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला मंगलवार का है, जब अटारिया मंदिर परिसर के पास एक खुले मैदान में नमाज पढ़ने पर अरविंद शर्मा नाम के व्यक्ति ने मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद शाहिद ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद अब मामला दर्ज किया गया है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स पर एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा दूसरे युवक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के संबंध में ये वीडियो था। इस संबंध में थाना पंतनगर के अंदर एक जो है तहरीर रिसीव की गई, जिसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना चल रही है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और हल्द्वानी से बड़ी खबर है, यहाँ के पनियाली इलाके में एक महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि कमला फटियाल नाम की महिला जंगल में अपने गाय के लिए चारा लेने गई थी, जहां पर बाघ ने उस पर हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से लोगों में भारी गुस्सा है। वहीं इससे पहले 12 फरवरी को भी इसी जंगल में एक महिला की बाघ के हमले में मौत हो गई। क्या काम करती थी? ये गाय पाल के ही अपना गुजारा करती थी। उनकी एक गाय थी, उसके लिए ही चारा लेने जाती थी। अब डर तो सबको लगा ही था, कब से बाघ हुई रही थी। ये तो सब जंगलात वालों की गलती। बिमला तड़ा गई सर, अभी हमको इतनी डर लग रही है। वो बोल रहे हैं कि पीछे से आएगा। हमारे तो जंगल के किनारे न लाइट की सुविधा है न कुछ है। सर हम तो कब से बोल रहे हैं कि जंगल के किनारे लाइट लगा दो, मतलब बिल्कुल जंगल के किनारे है। अब यही डिमांड है कि आगे घटना ना हो। हमने इनको पहले बता दिया था कि ये बाघ आदमखोर हो गया है और ये जरूर किसी न किसी पे हमला करेगा। जो महिलाएं हमारी जो अपना जानवर पाल के, जो अपनी गौ माताओं को पाल के अपना गुजर बसर करती हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। तो हुई थी कि एक जंगल में एक महिला गई थी, मिसिंग हो गई है। इस पर संपर्क स्थापित किया गया। कुछ समय के पश्चात करीब 5, साढ़े 5 के आसपास सूचना मिली कि उसकी बॉडी जंगल में बरामद हो गई है। उसको एक जंगली जानवर ने उसको मार के उसमें हमला किया है, जिसमें कुछ काफ़ी मान से उसका खा भी लिया है और संभावना जताई जा रही है कि वो बाघ हो सकता है। अभी उसका बॉडी को यहाँ पर लिया जा चुका है। तो विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी क्रम में तहसील प्रशासन और एमडीडीए विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। जहां एक तरफ तहसील प्रशासन ने ईस्ट हॉप टाउन क्षेत्र में 12 बीघा भूमि पर बुलडोजर की कार्रवाई की और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया, तो वहीं दूसरी तरफ एमडीडीए विभाग ने शेरपुर क्षेत्र में करीब 10 बीघा भूमि पर हुए अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई की है। साथ ही एक टाइल फैक्ट्री से लगी हुई बाउंड्री वॉल को भी वहां से भी अतिक्रमण हटा दिया गया है। देहरादून के गांधी पार्क में इंडिया गठबंधन ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। हरीश रावत ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मौन व्रत रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार से कई मांगे की हैं। हरीश रावत ने कहा कि जमीन का मालिकाना हक 2016 की कट ऑफ डेट को आधार मानते हुए बस्तियों और वन भूमि पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की मांग की गई। उनका कहना है कि बरसों से लोगों को यहाँ पर जो बसे हुए हैं उनको बेदखल करना अब अन्यायपूर्ण है। और आज उन बिंदुओं पर जिनमें राजस्व गांव के दर्जे की बात भी है, मालिकाना हक की बात भी सम्मिलित है, लोगों को
और जो लोगों के छोटे छोटे पट्टेदार हैं जिनको बेदखल किया जा रहा है, वो बेदखलगी को रोकने की और उनको नियमित करने की, उन कब्जों को, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित हैं। और उसके लिए हम एक धरने के बाद जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे। वहीं हरीश रावत के मौन व्रत पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने जो कार्रवाई की जा सकती है वो कर रही है। वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है। इस तरह के प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो और सर्वोच्च न्यायालय से इसका निर्णय आ गया हो, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देखिए, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो और सर्वोच्च न्यायालय से इसका निर्णय आ गया हो, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। विधानसभा चुनाव नजदीक देखकर उत्तराखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी इस मामले में दूसरे राजनीतिक दलों से आगे निकलती दिख रही है, क्योंकि उसने इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले कर डाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब महज 11 महीने का वक्त बचा है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने आम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ ही नाराजगी के चलते पार्टी छोड़ चुके पुराने कार्यकर्ताओं के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं, ताकि कुनबा बढ़ सके और 2027 में जीत की माला बीजेपी के गले में ही पड़े। इसलिए पार्टी में ये पटके डालने का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत बुधवार को हल्द्वानी से हुई, जहां बड़ी संख्या में पिथौरागढ़ से लेकर उधम सिंह नगर तक के नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। प्रदेश सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी और संगठन के मुखिया हमारे आदरणीय भट्ट और पूरी भारतीय जनता पार्टी सही दिशा में कार्य कर रही है और शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों के अनुरूप इस राज्य का निर्माण के लिए कार्य कर रही है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इसमें सम्मिलित हूँ। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। यह पार्टी ज्वाइन करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी जी के कार्यों और उनकी नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हुई और इसको चलते हुए मैं अपने विकासखंड और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊंगी और इस पार्टी में जुड़ने से मुझे बहुत हर्ष और खुशी है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि बाहरी कार्यकर्ताओं और नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला तो अभी महज शुरू हुआ है, जो विधानसभा चुनाव तक थमने वाला नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों को अपने परिवार में शामिल करना चाहती है जो प्रदेश और देश के विकास में बड़ा योगदान देना चाहते हैं। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न पदों पर रहने वाले कार्यकर्ताओं वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम उन सबका स्वागत कर रहे हैं। जाहिर है बीजेपी अपना परिवार बढ़ा रही है, जिसका फायदा वो 2027 विधानसभा चुनाव में लेना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी की निगाह कुमाऊं के सीमांत जिले से लेकर गढ़वाल के पहले जिले तक है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कुंभ मेला 2027 से पहले साधु संतों के अखाड़ों में गुटबाजी नजर आई है। बुधवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में मेला प्रशासन ने कुंभ को मेले की तैयारी को लेकर सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों को मीटिंग के लिए बुलावा भेजा था। हालांकि इस मीटिंग में महज 5 सन्यासी अखाड़ों के संत ही शामिल हुए, जबकि महानिर्वाणी अखाड़े के अलावा निर्मल, बैरागी और उदासीन अखाड़ों के साधु संत मीटिंग में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि प्रयागराज कुंभ मेले में अखाड़ा परिषद की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी, जिसमें अखाड़ा परिषद निरंजनी गुट और महानिर्वाणी गुट में दो फाड़ हो गया था। हालांकि साधु संतों ने सभी 13 अखाड़ों में एकजुटता का दावा किया और कहा कि अगले मीटिंग में सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कहना चाहूँगा कि हमारे श्री में दुर्गा दास जी महाराज है, मेरी उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा महाराज जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रयागराज में हूँ। ऐसे कई महात्माओं की अपनी दिक्कत थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। और जो आने वाला आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें सभी संत महात्मा उपस्थित होंगे। नवरात्रों के बाद कभी भी बैठक होगी और उस बैठक में जो इस बैठक में आपको नहीं दिख रहे हैं, अगली बैठक में दिखेंगे। अभी काफी अखाड़े आए हैं यहाँ पे। ज्यादातर सारे अखाड़ों को हमने सूचना भी दे दी थी, लेकिन कुछ लोग इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि होली का भी टाइम है और दूसरा कुछ लोग कहीं बाहर भी थे। जी, चारधाम यात्रा शुरू होने में अब बस 1.5 महीना बाकी है और इसी को लेकर तैयारियों को लेकर विभागों की मीटिंगों का दौर तेज हो गया है। पर्यटन,
परिवहन और मंदिर समिति तीनों ही स्तर पर क्या व्यवस्था हो रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियों में तेजी ला दी है। पर्यटन विभाग अब तक 3 दौर की मीटिंग कर चुका है और जिलों को 100 करोड़ का बजट जारी किया जा चुका है। सीमा पर भीड़ न बढ़े, इसके लिए बॉर्डर पॉइंट पर ही ग्रीन कार्ड जारी करने की योजना है। परिवहन विभाग भी इस बार सख्त और तकनीकी रूप से तैयार है। यात्रा मार्गों पर NPR कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी और ट्रिप कार्ड सिस्टम में बदलाव भी किए जा रहे हैं। अब यात्रियों को ट्रिप कैंसिल कराने के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, कैंसिलेशन सीधे बॉर्डर पर ही होगा। वो अपना अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन और चेक पोस्ट से जब गाड़ी क्रॉस होके आएगी कि हमारी ट्रिप खत्म हो गई अर्ली, हम 2 ही धाम से लौट आए, तो चेक पोस्ट वाला ही कैंसिल कर देगा। वहीं अपने चेक पोस्ट के पास भी एक होता है हमारा यूजर ID, तो वहां से हो जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे और हैं संशोधन, उनको करके हम लोग प्रारंभ कर देंगे। एक दूसरा काम ये था कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनको हम लोग बॉर्डर से, उस पर काफी मंथन चल रहा है कि बॉर्डर से ही उनका ग्रीन कार्ड बन जाए, वहीं से उनका ट्रिप कार्ड चेक हो जाए। ट्रिप कार्ड पहले से ही बना सकते हो। हाई एल्टीट्यूड पर स्वास्थ्य सेवाएं दिक्कत न बने, इसके लिए विभाग 10% ज्यादा अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रहा है। 250 डॉक्टरों का अतिरिक्त पूल तैयार है और इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति भी दर्शन व्यवस्था, कतार प्रबंध और धर्मशालाओं में आवास सुविधाएं मजबूत करने का दावा कर रही है। हम संकल्पबद्ध हैं, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं कि देश दुनिया से आने वाले जितने भी तीर्थयात्री हैं उनको हम सरल, सुगम और सुरक्षित एक यात्रा यहाँ से जो है कि वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। उत्तराखंड में जब वो आएं तो यहाँ से वो देश दुनिया में ये मैसेज लेके जाएं कि हमने वहाँ पर, क्योंकि देवभूमि के नाम से उत्तराखंड की पहचान है, तो हमारी ये, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं कि उनके लिए हम किस प्रकार से सुरक्षित और सुलभ और सरल दर्शन हम कराएं। उसको लेकर पूरी रूपरेखा भी बन रही है, लगातार बैठकों का क्रम जारी है। हर साल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं और इन्हीं चुनौतियों से निपटने की कुंजी है बेहतर कोऑर्डिनेशन और पिछले अनुभवों से सीख। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें न्यू कैंट रोड दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक सड़क को 2 लेन से 3 लेन में अपग्रेड करने और वाटर लाइन शिफ्टिंग के लिए 12.58 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पिथौरागढ़ में पेयजल योजना को भी स्वीकृति मिली है और इसके साथ ही मसूरी राज्य राजमार्ग पर 60 मीटर स्पैन वाले 2 लेन स्टील पुल के निर्माण को भी हरी झंडी दिखाई गई। वहीं रामनगर के बस टर्मिनल परियोजना में फाउंडेशन और साइट डेवलपमेंट पर बढ़ी हुई लागत को लेकर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई और जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बढ़ते आगे, चंपावत से आए हुए होल्यारों ने बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री आवास में होल्यारों ने सीएम धामी से मुलाकात की और होली की बधाई भी दी है।